तो चले साहब, बहुत 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 स्वागत है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की लास्ट यूनिट में, जिसका नाम है अनपेड सेलर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साहब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। साहब कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि आप समझे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी एंटर किया जाता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। साहब सेलर इज बाउंड टू deliver the goods to the buyer and buyer is bound to take the delivery and make the payment। भाई प्राइजेस पे करे, और कल को अगर हमारे बायर साहब ने वो प्राइजेस पे ना करी तो इन दैट केस हमारे सेलर को बोला जाएगा अनपेड सेलर, क्योंकि हमारे सेलर को पेमेंट नहीं हुआ है। अगर पेमेंट हो जाता तो पेड सेलर कहलाता शायद। अब क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है तो सेलर कहलाएगा साहब अनपेड। क्योंकि आपका सेलर बेटा अनपेड है तो सेलर को कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे। कुछ अधिकार मिलेंगे गुड्स के अगेंस्ट तो कुछ मिलेंगे बायर के अगेंस्ट। क्या बोला मैंने? कुछ मिलेंगे गुड्स के अगेंस्ट, कुछ मिलेंगे बायर के अगेंस्ट। साहब सेलर के पास अधिकार गुड्स के अगेंस्ट तब हैं जब गुड्स उसकी कस्टडी में हैं। एक बार गुड्स उसके पोजीशन से बाहर गया, अब उसका गुड्स को लेकर कोई भी अधिकार अब किसके अगेंस्ट है? क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो दीज आर दी राइट्स विच आर यूज्ड बाय अनपेड सेलर। देयर आर सम राइट्स अगेंस्ट गुड्स एंड सम राइट्स अगेंस्ट बायर। अगर एक बार देखें, प्रॉपर्टी इन दी गुड्स हैज बीन पास टू दी बायर। अगर प्रॉपर्टी पास हो जाए, ओनरशिप पास हो जाए, तो एक होता राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ, अब भी ऊपर देखा था ना यूनिट नंबर 3 में, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, उसमें था अनपेड सेलर। ये वही है साहब। तीन तो रहते ही हैं अगर प्रॉपर्टी पास ना हो, तीन तो है ही, चौथा एक और है, विद होल्डिंग डिलीवरी। अगर साहब अगेंस्ट दी बायर की बात करें तो सूट फॉर प्राइस होता है, सूट फॉर डैमेजेस होता है एंड सूट फॉर इंटरेस्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां से ये आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर। तो उसकी डेफिनेशन लिखिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अंदर। ये हमको बिल्कुल मुंह जवानी याद होना चाहिए, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि साहब राइट ऑफ लीन क्या होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है साहब कि राइट ऑफ लीन क्या होता है। तो हम ये सारी चीजें इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। बोलो साहब, चलेगा? तो शुरुआत करते हैं साहब मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर से। ये रही साहब, और अगर आप आज इसको याद कर लेते हैं तो ये समझ लो आपका काम हो गया। हाँ जी साहब, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। दोनों पॉइंट तो नहीं बोलूंगा, यहां से लेकर ये पूरा। तो आज का हमारा और आपका मुद्दा यही है कि आज फिलहाल हमको ये डेफिनेशन याद करनी है। बोलो चलेगा? आइए साहब शुरुआत करते हैं। सेक्शन कौन सा हुआ? बोलो चलेगा? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। The seller of goods is deemed to be when A और B। A में क्या लिखा है? The whole of the price has not been paid or tendered and seller had an immediate right of action for the। मतलब पहला केस क्या बोल रहा है कि आपको जो पेमेंट मिलना था, होल प्राइजेस मिलनी थी, वो प्राइजेस आपको नहीं मिली, जबकि वो प्राइजेस को मिलने का अधिकार आपका ऑन द स्पॉट था। मुझे अभी आपसे पेमेंट चाहिए था और मुझे पेमेंट नहीं मिला। देखो लिखा है ना, इमीडिएट राइट था बेटा। मतलब मैंने आपको वो क्रेडिट वगैरह नहीं दी थी, मतलब अपना कैश पर काम हुआ कि आप एक हाथ पैसा दो, एक हाथ सामान लो। सामान तो आपने ले लिया लेकिन दूसरे हाथ से पैसा, जबकि पैसा लेने का अधिकार मेरे पास इधर हूं मैं। फिर अभी बोलेगा डाउट आ गया। क्या बोला साहब मैंने? जब आपके पास होल प्राइस पे नहीं हुआ हो या टेंडर नहीं हुआ हो, जबकि सेलर के पास इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन था प्राइस के लिए।
उसको प्राइस अभी मिलना चाहिए थी लेकिन नहीं। पहला। दूसरा क्या लिखा है? When bill of exchange or other negotiable instrument has been received, मतलब चेक has been received as a conditional payment and the condition on which it was received has not been, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई बाय द रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और मतलब कल को आपने पेमेंट क्या दिया था? चेक के थ्रू दिया था, और चेक कल को क्या हो जाए? बाउंस हो जाए, डिसऑनर हो जाए। इन दैट केस ऑल्सो सेलर इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। चलें, चालू करें? चलो साहब, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller when the whole of the price has not been paid or tendered and seller had an immediate right of action for price. B, when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor of instrument or otherwise. ये आपको एज इट इज याद करनी है, क्योंकि साहब 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर, एंड कोई एक दो राइट पूछ लेंगे। अब डेफिनेशन आएगी तो आपको डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। जी सर, मतलब या तो पे या तो किसी और तरीके से आपको पेमेंट किया जा सकता है, वैसा कुछ। बोलो साहब, क्या बात समझ में आ रही? तो पहले की कहानी कहां से चालू हुई थी कि होल ऑफ द प्राइस उसको पे नहीं की गई है, जबकि प्राइस को लेकर उसका इमीडिएट राइट था। दूसरा, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जो आपको एज अ कंडीशनल पेमेंट मिला था और जिस कंडीशन पर वो डिपेंड था, बेस्ड था, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ड्यू टू रीजन ऑफ डिसऑनर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद तो करना जरूरी है साहब। चले आगे। द टर्म सेलर has include any person who is in the position of seller as for the instance and agent of the seller to whom the bill of lading has been। हाँ चलेगा ना, सेलर का जरूरी थोड़ी कि सेलर ही हो, सेलर की जगह पर कोई और भी हो सकता है, उसका एजेंट भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको सेलर ने ऑथोराइज कर रखा है। बोलो चलेगा? क्या बात समझ में आई साहब? अनपेड सेलर की, या तो उसको होल ऑफ द प्राइस ना मिला हो, या जो भी कंडीशनल पेमेंट हुआ था वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है ड्यू टू रीजन ऑफ डिसऑनर। इन दैट केस आपका सेलर कहलाएगा अनपेड सेलर। अब क्योंकि आपका सेलर अनपेड है तो साहब उसको कुछ राइट्स मिलने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। सेक्शन 46 में सबसे पहला लिखा है साहब अनपेड सेलर्स राइट। एक बार सेक्शन 46 को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है साहब? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, notwithstanding that property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods as such has by implication of law। बेटा भले प्रॉपर्टी पास क्यों ना हो गई हो, तब भी कुछ अधिकार तो ऐसे होंगे जो हमारे सेलर को अवेलेबल रहेंगे। क्या क्या? अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हिच ही इज इन पोजीशन ऑफ देम। साहब एक होता है राइट ऑफ लीन, मतलब आप अपने पास ही जब्त करके रख लेना सामान एज अ सेलर, आप बोलोगे जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मैं ये गुड्स नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अ राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। क्या हुआ साहब? गुड्स ट्रांजिट में है, इंदौर से भोपाल सामान जा रहा है, अभी रास्ते में है, और आपको एज अ सेलर पता चल गया कि हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो? वो ट्रक रास्ते में रुकवा लेना कि रुक भाई, जब तक मैं ना बोलूं हिल्ला मत। तीसरा क्या लिखा है? राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस। कई कई सिचुएशन में आपको राइट ऑफ रीसेल भी मिलेगा कि अगर बायर आपका प्राइस नहीं दे रहा तो एक काम करो, आप किसी और को बेच दो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोला तो जब्त कर लेना। Where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has an addition to।
अच्छा ये ऊपर क्या बोल रहा है साहब, ये वाली कहानी देखो, ऊपर जो बोल रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी पास हो जाए तो क्या, और प्रॉपर्टी पास ना हो तो प्रॉपर्टी पास हो जाए तो 3, ऊपर अब भी देखे थे फ्लो चार्ट में, और उधर एक और चौथा जुड़ जाता है, देखो ये 3, लीन, ट्रांजिट, रीसेल, अभी तो बोला, और अगर प्रॉपर्टी पास ना हुई हो तो 3 तो है ही, चौथा और ले लो, डिलीवरी भी विद होल्ड कर लो, अरे चलेगा, यही लिखा है साहब यहां पे। ले साहब यहां से कहानी चालू। सबसे पहला ले रहे हैं साहब सेक्शन नंबर 47, जो बात करेगा सेलर्स लीन की, जिसको राइट ऑफ लीन भी बोला जा सकता है। चले साहब, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स, अब कहानी चालू हो रही है साहब। राइट ऑफ लीन कब यूज करोगे, जब सेलर क्या हो, तभी तो करोगे, पता चले उसने प्राइस दे दिया तुम फिर भी जब्त करके बैठे होते तो गलत हो जाएगा। आप अगर लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो साहब राइट ऑफ लीन का मतलब है कि आप अपने जो सेलर को आप गुड्स बेच रहे हो, बेचे हैं, उनको आप जब्त करोगे, अपनी कस्टडी में रख के रखोगे। आप क्या बोलोगे, जब तक पैसा नहीं तब तक सामान नहीं। मुझे ये बताओ, आप किसी भी गुड्स को जब्त कब कर सकते हो, कस्टडी में कब रख सकते हो, जब वो आपकी पोजीशन में, अब आपकी पोजीशन में नहीं तो जब्त क्या कर लोगे, उसके घर में घुस के तो ले नहीं आओगे कि ले आओगे। तो सब राइट ऑफ लीन के लिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ सेलर, वही लिखा है साहब। तो सब जब उसकी पोजीशन में है तो राइट ऑफ लीन क्या बोलेगा, उस पोजीशन को रिटेन रखो। कब तक, जब तक या तो पेमेंट ना हो जाए, या पेमेंट से रिलेटेड कोई और चीज जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो ना मिल जाए आपको। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे समझ में आती क्या बात साहब। कब कब देखो, व्हेन द गुड्स हैज बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टुपुलेशन एज टू, भाई साहब आप राइट ऑफ लीन कब यूज करोगे, जब मैंने गुड्स बेचा है विदाउट क्रेडिट पर, मैंने आपको उधारी दी ही नहीं और आपने पैसा नहीं दिया, तो मैं हो गया अनपेड सेलर, और गुड्स क्योंकि मेरी पोजीशन में थे तो मैं उस पोजीशन को रिटेन रखूंगा अपने पास। दूसरा क्या है साहब, क्रेडिट तो दी थी लेकिन क्रेडिट क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है। तीसरा क्या है, बायर बिकम, मतलब दीज 3 आर दी सिचुएशन जिसमें आप राइट ऑफ लीन यूज, जरूरी थोड़ी है, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ठीक है मैंने उधारी दी, एक काम करो 10 दिन बाद पैसा दे जाना, सामान ले जाना। बोलो साहब, राइट ऑफ लीन कब यूज किया जाएगा, जब सेलर इज अनपेड एंड गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ। साहब राइट ऑफ लीन का मतलब होता है उस पोजीशन को रिटेन रखना अंटिल द पेमेंट और टेंडर ऑफ प्राइजेस, करेक्ट। 3 सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1 कौन सी, where goods has been sold without any stipulation as to credit. Second, where the goods has been sold on credit and the term of credit has expired. And तीसरा, where the buyer become, अगर ऐसा 3 में से कुछ भी हो जाता है, गुड्स आपकी पोजीशन में है तो आप उनको रिटेन रख सकते हो, उस पोजीशन को अपने पास रिटेन रख सकते हो, और इसी को बोला जाएगा राइट ऑफ लीन या सेलर्स लीन। ये मैंने बोला एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेलर्स लीन या राइट ऑफ लीन, तो ये आपको सब लिखना पड़ेगा। बोलो साहब चलेगा। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, अच्छा ये सबसेक्शन 1 की कहानी थी, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा, द सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इन द पोजीशन ऑफ गुड्स एज एन एजेंट। हाँ चलेगा बेटा, क्या ये जरूरी है कि सेलर की ही पोजीशन में हो, नहीं, सेलर के एजेंट के में होगा तब भी कर सकता है, तो वो चलेगा। अच्छा कल को वैसे भी होगा एज अ बेली, एज अ बेली पता है कहने का क्या मतलब है, मैं लोटस पर एसी छोड़ आया था पोजीशन में, तो अभी भी उसकी एज अ सेलर पोजीशन में कि एज अ बेली पोजीशन में, एज अ बेली पोजीशन में, तब भी बेटा पोजीशन में तो है ना उसकी, वो राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है।
बोलो, अरे बोलो, पक्का? क्या क्या बातें याद रखोगे? अनपेड सेलर, गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ, right of lien equals to retain the possession until the payment of prices or tendered. सर पहला क्या था? When the goods has been sold without the stipulation of credit, when the goods are sold in credit and period of credit has expired and buyer become, तीन ही बातें होती हैं। पक्का? आगे क्या लिखा है? कल को आपने पार्ट डिलीवरी दे दी थी और अभी आपकी पोजीशन में पार्ट डिलीवरी ही बाकी है। हाँ तो ठीक है, पार्ट पर कर लेना। अरे 100 में से 50 यूनिट तुमने डिलीवर कर दी थी, तुम्हारी पोजीशन में 50 ही बची हैं, तो रिमेनिंग 50 पर लीन कर लेना, क्या दिक्कत है? हाँ वही लिखा है। अरे बोलो, अरे बोलो, पक्का? अरे हाँ। अब अगला क्या बोला? सेक्शन 49, मतलब साहब ऐसा क्या हो जाए कि राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साहब सेलर का जो राइट है ना, राइट, अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लूजेस हिज राइट ऑफ लीन। कब? जब पहला, व्हेन ही डिलीवर द गुड्स टू द करियर, और अरे जब गुड्स उसकी पोजीशन में ही नहीं रहा तो वो पोजीशन को रिटेन कैसे करेगा? रिटेन करने के लिए गुड्स पोजीशन में तो होना चाहिए ना। उसने गुड्स अपनी फैक्ट्री से निकाल कर करियर वाले को दे दिए, तो क्या उसकी पोजीशन में रहा? तो क्या वो लीन कर सकता है? अरे जब हाथ में ही नहीं रहा तो जब्त क्या करोगे यार? तो या तो गुड्स करियर वाले को दे दिए हो या अदर वैली को दे दिए हो फॉर द पर्पस ऑफ टू दी विदाउट रिजर्विंग। अच्छा अगर भले उसने करियर वाले को दे दिया लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल उसके पास है, तो फिर वो लीन यूज। अरे वो फोन लगा के बोल देगा ना ट्रक वाले को, भैया वापस आ जाओ। कब? जब राइट ऑफ डिस्पोजल उसने अपने पास रख रखा। लेकिन अगर राइट ऑफ डिस्पोजल उसने अपने पास रख नहीं रखा और उसने करियर और अदर वैली को गुड्स ट्रांसमिट कर दिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, तो जब उसकी गुड्स की पोजीशन में ही नहीं रहा तो बेटा वो राइट ऑफ लीन कभी यूज। सेकंड क्या लिखा है? व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, या तो खुद बायर ने या बायर के बिहाफ पर उसके किसी एजेंट ने लॉफुली गुड्स का पोजीशन ले लिया हो। तो गुड्स किसकी पोजीशन में है? तो क्या सेलर पोजीशन रख सकता? जब पोजीशन में ही नहीं तो रिटेन कैसे रखेगा? एंड तीसरा, हमारा सेलर धर्मात्मा आदमी है, उसने राइट ऑफ लीन वेव कर दिया, त्याग दिया कि यार कुछ भी हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ तो मत करो। सो इन तीन सिचुएशन में साहब राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कब कब? जब गुड्स को डिलीवर कर दिया गया हो, किसको? या तो करियर को या अदर वेली को, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। सेकंड क्या है? व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। तीसरा, बाय वेवर देयर ऑफ। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में राइट ऑफ लीन यूज। हाँ तो कोई बात नहीं, और भी राइट है, लीन यूज नहीं कर पाएगा, कुछ और करेगा। अरे हाँ, ये लाइन क्या लिखी है? डिग्री का मतलब होता राइट। साहब सेलर के पास राइट टू रिसीव दी मनी है, प्राइजेस, कि उसके पास अधिकार है, वो आपसे पैसा ले सकता है। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे यार तुम्हारा अधिकार, पैसा दे ही दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ तो इन बातों से कुछ नहीं होगा, उसको पैसा चाहिए। अरे समझ रहे क्या बात को? राइट टू रिसीव दी प्राइजेस से राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होता है। राइट ऑफ लीन खत्म तब होगा जब पैसे दे दोगे, वो दे दोगे तो फिर तो राइट की कहानी नहीं, क्योंकि अनपेड सेलर बचेगा ही नहीं। तो कल को तुम सेलर से बोलो कि यार तुम्हारे पास देखो अधिकार तो है ना पैसे लेने का, क्यों टेंशन ले रहे हो, फिर क्यों लीन कर रहे हो, तो उस वजह से वो छोड़ नहीं देगा। अरे क्या बात समझ में आ रही क्या? पक्का? साहब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं।
साहब राइट ऑफ लीन में क्या क्या जरूरी है? सेलर मस्ट बी अनपेड, दूसरा गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ, लीन इक्वल्स टू रिटेन दी पोजीशन। अभी आगे जाकर हम ट्रांसमिट पढ़ेंगे ना, जब ट्रांसमिट उसको बोलते हैं रीगेन दी पोजीशन, क्योंकि एक बार पोजीशन से बाहर चला गया उसको वापस से गेन करना, उसको बोलते हैं रीगेन दी पोजीशन। यहां ऑलरेडी आपकी पोजीशन में है और उसको कंटिन्यू रखना इज कॉल्ड रिटेन। करेक्ट? कब कब कर सकता है साहब? 3 सिचुएशन में। पहला, when goods are sold without stipulation of credit, दूसरा when goods are sold on credit and the term of credit has expired, थर्ड। हाँ, जो नहीं बोल रहे वो आप गलत कर रहे हो। मैं इतना गला फाड़ फाड़ के इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूं, आप नहीं बोल रहे हो ना, जो आपकी गलती है। ये भी आप आओगे सर याद नहीं हो रहा है, हाँ तो नहीं ही होगा। आप सोच रहे हो गले को क्यों तकलीफ दे, तो तुमको कॉन्सर्ट में जाके तो गाना नहीं है कि क्यों तकलीफ दे, हैं? तकलीफ नहीं दोगे तो कैसे आगे काम चलेगा? यहाँ मैं 50 बार इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो कुछ तो सेट हो। 50% मैं सेट करवा दूंगा, 50% तुम कर लेना। अब ऐसे बैठे हो, हाँ तुम बोल लो, तुमने ही जाके तो लिखना है 24-26 तारीख का पेपर। हाँ, तुम्हारी तैयारी जरूरी है, सही होनी चाहिए। ऐसे कर रहे हो, बताओ। चलो साहब, कब कब टर्मिनेट हो जाएगा? So, जब भी गुड्स आपने डिलीवर कर दिए तो करियर को या अदर वैली को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ, सेकंड, when the buyer or his agent lawfully obtain the possession of goods, तीसरा। चलेगा? तो इन 3 केसेस में आपका राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बोलो अरे हाँ कि ना? पक्का? लो साहब, तो आप क्या करो, जो छोटी छोटी बातें बोली थी वहां अंडरलाइन कर लो या लिख लो राइट ऑफ लीन के बगल में, तो वो क्या रिवीजन पर्पस के लिए बढ़िया हो जाता है। अब जब राइट ऑफ लीन वो यूज नहीं कर पाएगा, मतलब गुड्स उसकी पोजीशन से बाहर जा चुके हैं लेकिन अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचे हैं, मतलब गुड्स किस में है? ट्रांजिट में है, बीच में है। तो दूसरा आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन। तो आप क्या करो, रास्ते में ही रोक लो सामान। हाँ, तो रोक सकते हो। ये राइट कौन दे रहा? सेक्शन 50। ये दे रहा है साहब आपको सेक्शन 50। चलें, क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम, ओनली कंडीशन। आपको पता है राइट ऑफ लीन यूज करने के लिए 3 चीजें अवेलेबल हैं। अरे एबीसी 3 पढ़ी थी ना, इन तीनों में से कुछ भी हो जाए राइट ऑफ लीन यूज यहां इस एक ही केस में कर सकते हो। The unpaid seller who have parted with the possession of goods has the right of stoppage them in transit. That is to say, he may resume. देखो क्या लिखा है, वहां पर था retain the possession, यहां पर है regain the possession। जो उसकी पोजीशन से अभी बाहर चले गए थे उस पोजीशन को वापस रिज्यूम करना, वापस से रीगेन करना इज कॉल्ड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और उनको रीगेन करके पोजीशन को रिटेन करे कब तक? मतलब बाय यूजिंग द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यू कैन यूज राइट ऑफ लीन। अरे हाँ, लॉ के समझदारो, बाय यूजिंग द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यू कैन यूज राइट ऑफ लीन। सामान बाहर चला गया, तुमने फोन लगाया, हे ट्रक वाले कहां हो? उन्होंने कहा बस देवास में चाय नाश्ता कर रहा हूं, बस वहीं रुकना, एक काम करो ट्रक मोड़ दो।
और वापस फैक्ट्री इंदौर। तो स्टॉपेज आपने क्या कर लिया, अब जैसे ही वो ट्रक आपकी फैक्ट्री में आया, आपने उस पोजीशन को जो अभी बाहर चली गई थी वापस रिज्यूम कर लिया, रीगेन कर लिया, और उस पोजीशन को रिटेन रखोगे। रिटेन बोले तो राइट ऑफ लीन अंटिल द प्राइजेस आर, हाँ तो वही तो लिखा है। लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप केवल और केवल तब तक यूज कर सकते हो जब तक गुड्स ट्रांजिट में हैं। एक बार अगर ट्रांजिट खत्म हुआ तो आप सब सेक्शन 50 को यूज। तो ये कितना जरूरी है पता करना कि गुड्स को कब तक माना जाएगा कि गुड्स ट्रांजिट में हैं। क्योंकि जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि ट्रांजिट में होने का मतलब है कि ट्रक चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कहीं तो रुकेगा ना बेचारा, तो रुका तो मतलब, तो मैंने ट्रक वाले को फोन, क्या कर रहे हो, बस खड़ा हूं, एक काम को ट्रक थोड़ा चलाओ। चल रहा है क्या, हाँ हाँ चल रहा है, चलो अब सेक्शन 50। अरे समझ रहे क्या, ऐसा तो लॉ में बिल्कुल नहीं लिखा होगा। अच्छा कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना, गुड्स पहुंच गए बायर के दरवाजे पर, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है। ट्रक वाले ने सोचा चलो मैं भी आराम कर, अब रात को जगाना तो सही नहीं है ना। क्या बायर बाउंड है डिलीवरी लेने के लिए अनरीजनेबल टाइम पर? वो सो गया, बायर के जस्ट घर के दरवाजे के सामने खड़ा है ट्रक। क्या ट्रांजिट खत्म हो गया है? आंसर इज नो, अभी भी गुड्स। मैं एज अ सेलर बोलूंगा कहां खड़े हो, बोलेगा बायर के जस्ट घर के सामने, धीरे से ट्रक को लौटाओ, देखना नींद ना खुल जाए। अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट ना, अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट ना। ये बड़ा जरूरी है कि ये पता लगाया जाए कि साहब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, क्योंकि वंस ट्रांजिट कम्स टू एन एंड यू कैन नॉट यूज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अरे समझ रहे ना बात को? तो ये भी हिसाब उतना ही जरूरी है, क्योंकि जैसे ही तुम सेक्शन 50 को यूज करने जाओगे आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि ट्रांजिट में है या, तो पहले 50 मत सोचो, पहले 51 सोचो एग्जाम में। मतलब जैसे ही उनने बोला बायर बिकम इंसॉल्वेंट, सीधे मत निकल जाना, रोको ट्रक रोको ट्रक रोको ट्रक, नहीं, पहले इंश्योर करो कि आप गुड्स कहां है। कल को हो सकता है गुड्स आपके खुद के पोजीशन में पड़े हैं, तुम बोल रहे रोको ट्रक, ट्रक तो सालों खाली जा रहा है, क्या रोको? वहां तो फिर आप लीन यूज करोगे ना। अरे तो ऐसे सीधे मत निकल जाना इंसॉल्वेंट देख के। चलो साहब आओ समझते हैं ट्रांजिट कब तक रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या है। बहुत एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट when from the time, course of transit from the time when they are delivered to the courier or other valley for the purpose of transmission to the buyer, until the buyer or his agent in that behalf takes the delivery of them from such courier or, मतलब साहब इंदौर से ट्रक निकला, जाना कहां था? जब तक कि इस रास्ते में चल रहा है, जब तक कि बायर और बायर के बिहाफ पर उसका कोई एजेंट इनकी डिलीवरी, तब तक गुड्स ट्रांजिट में माना। अब भले आपके बायर के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ा हो ट्रक, लेकिन क्या बायर ने डिलीवरी ली? नहीं। क्या बायर के बिहाफ पर किसी ने ली? नहीं। गुड्स अभी भी ट्रांजिट में माना जाएगा। बोलो। चलो सेकंड पॉइंट बेटा, मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि साहब अगर रावण सीता को नहीं ले गया होता तो फिर क्या राम जी जाते लंका? जाते तो किस बात के लिए जाते, फिर क्या करते हो वहां जाके? जी अभी भी तो ट्रांजिट, उसने डिलीवरी ली क्या? नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक्स्ट्रा रुकने के लिए डैमेजेस क्लेम कर लेना, वो अलग सिनेरियो हो जाएगा। हाँ बोलो, कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो यार। हाँ 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 हाँ, अरे भैया पूछने दो उसको,
क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, किसने? अरे किसने? अच्छा, सेलर ने। हाँ, कितनी अजीबोगरीब बात कर रहा है आदमी। चैप्टर का नाम क्या है? किसी बात। अब जब सेलर अनपेड बचा ही नहीं बेटा तो यूज क्यों करेगा वो? बावला हो गया है। कोई बात नहीं, आइए साहब। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब तक कि साहब गुड्स अगर डिलीवर कर दिए गए हो ट्रांसमिशन के लिए, कहां पर? बायर को भेजने के लिए, लेकिन अभी भी बायर ने या उसके बिहाफ पर किसी एजेंट ने डिलीवरी नहीं ली है, गुड्स ट्रांजिट में माने जाएंगे। सेकंड क्या लिखा? इफ गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर and courier or other valley continues in the possession of them, the transit is not deemed to be an and even if the seller has refused to। अरे क्या बात है साहब। मतलब सोचो साहब, आपको जब भी आप बायर के घर पर जाओगे गुड्स लेकर, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। बायर ने गुड्स को एग्जामाइन किया, उसने रिजेक्ट कर दिए और उसने बोला कि नहीं, ये गुड्स वो नहीं है जो मुझे चाहिए थे, मैं इन गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं। सेलर भी बोल रहा मैं भी वापस नहीं लूंगा। आप समझो इस बात को। तो गुड्स अभी भी साहब, गुड्स को एग्जामाइन करना, गुड्स को बायर के द्वारा चेक करना और उसके बाद रिजेक्ट करना, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि ट्रांजिट खत्म हो गया। अभी भी गुड्स ट्रांजिट में ही माने। तो रिजेक्ट करने से साहब ट्रांजिट कभी भी खत्म नहीं होता है। वो बेटा बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तो हमें डिसाइड कर रहे हैं कि ट्रांजिट में है या नहीं है। तीसरा क्या लिखा है? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टर्ड बाय द बायर। देखो क्या हुआ, आपके गुड्स शिप से जा रहे हैं, शिप किसने हायर किया है? बायर ने। इट इज a question depending on the circumstances of particular case whether they are in the possession of master as a courier or as an agent। क्या बोला साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गुड्स किससे जा रहे हैं? शिप से। हायर किसने किया? बायर ने। अब सुनना, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो शिप का कैप्टन है ना, ये एज अ करियर काम कर रहा है बायर के लिए या एज एन एजेंट काम कर रहा है। अगर एज एन एजेंट काम कर रहा है तो ट्रांजिट खत्म, लेकिन अगर एज अ करियर वाला कर रहा है तो अभी भी गुड्स ट्रांजिट में माने जाएंगे। तो ये हर केस को हमें अलग से देखना पड़ेगा कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो एज अ करियर काम कर रहा है, एज अ एजेंट काम कर रहा है। अरे बोलो, 3 हो गए साहब। चौथा क्या लिखा है? Where the part delivery of the goods has been made to the buyer or as agent in that behalf, the remainder of goods may be stopped in transit। अभी कोई बोल रहा था कि अगर पार्ट डिलीवरी कल को दे दी हो तो बचे हुए पार्ट पर आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर सकते हो, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस एज शोन एन एग्रीमेंट टू गिव अप पोजीशन। अच्छा, वही वाली बात, अगर पार्ट इक्वल्स टू फुल है तो फिर पार्ट डिलीवरी हो गई मतलब फुल डिलीवरी हो गई, फिर आप राइट ऑफ स्टॉपेज यूज। लेकिन कल को ऐसा है कि पार्ट डिलीवरी पार्ट है, फुल नहीं मानी जाएगी, मतलब सेवरेबल वाली कहानी है, तो आप रिमेनिंग पर राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर सकते हो। तो ये 4 सिचुएशन है साहब जो सेक्शन 51 में लिखी है। 50 क्या बोल रहा है? राइट ऑफ स्टॉपेज कब यूज करोगे। 51 क्या बोल रहा है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या रहेगी। एंड 52 क्या बोल रहा है कि आप इस राइट को अल्टीमेटली राइट को यूज करोगे कैसे। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड। पढ़ लेते हैं साहब। The unpaid seller may exercise his right of stoppage in transit either by taking, कैसे कर सकता है? either by taking actual possession, मतलब देवास से क्या बोले, ट्रक आप तो घर तक ही ले आओ, वापस फैक्ट्री तक ले आओ, इसको बोलते हैं टेकिंग एक्चुअल पोजीशन। अच्छा, दूसरा ये भी तो बोल सकता है कि जब तक मैं ना बोलूं अब आगे ना बढ़ना, जहां हो, ये भी कर सकता है। दूसरा क्या लिखा है? और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द करियर और अदर वैली इन हुज पोजीशन द गुड्स आर। पहला क्या करे? वापस गुड्स बुलवा ले, तो बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन। दूसरा क्या बोले? जिसके पास अभी गुड्स हैं, करियर वाले के पास, अदर वैली के पास, कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप अपने गुड्स को अपने पास ही। तो ये भी कर सकता है बाय गिविंग नोटिस। सच नोटिस मे बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स
और हिज, उनको ये भी पता था कि ये भी होने वाला है। अच्छा, हमने तो बात किससे की थी? ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले से। उन्होंने कौन सा ट्रक भेजा वो मुझे थोड़ी पता, तो जरूरी थोड़ी कि मैं ट्रक वाले को ही फोन लगाऊं, वो तो रास्ते में उसका नंबर ही नहीं लग रहा। तो कल को मैं उसके प्रिंसिपल को भी नोटिस दे सकता हूं। In the latter case, the notice to be effectual shall be given at such time and in such circumstances that the principal, by the exercise of reasonable diligence, may communicate to his servant or agent in time to prevent. क्या बोला साहब? जब भी आप उसके प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करोगे, नोटिस दोगे, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में देना नोटिस कि प्रिंसिपल के पास इतना समय हो कि वो अपने सर्वेंट को कम्युनिकेट कर पाए। पता चले तुमने बोला नहीं नहीं मैंने बोल दिया अब तुम जानो, अब वो बोले भाई ऐसे थोड़ी होता, बस पहुंच ही गया वो, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं मेरे सर्वेंट को कम्युनिकेट कर पाऊं। तो फिर आप भले आपने प्रिंसिपल को नोटिस क्यों ना दे दिया हो, वो फिर नोटिस नहीं माना जाएगा। तो आपको उतना रीजनेबल टाइम तो उसको देना पड़ेगा। बोलो साहब, चलेगा? पक्का? नेक्स्ट क्या लिखा है? When notice of stoppage in transit is given by the seller to the courier or other valley in possession of goods, he shall re-deliver the goods, or according to the direction of the seller, the expenses of such re-delivery shall be borne by। भाई साहब ये कर सकता है, अगर उसने राइट ऑफ स्टॉपेज यूज किया है, मान लो ट्रक यहां तक वापस बुलवा लिया था, अब हमने बोला चलो पेमेंट आ गया, वापस दे आओ, तो रीडिलीवरी करवाओगे तो उसके खर्चे एज अ सेलर आपको ही बॉर्न करने पड़ेंगे। बोलो साहब, तो राइट ऑफ स्टॉपेज कैसे इफेक्टेड होगा? ये यहां पर सेक्शन 52 के सेक्शन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। बोलो, क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलो ये और पढ़ो। राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है बेटा? सो राइट ऑफ लीन इज retain the possession, where right of stoppage is regain the possession. Seller should be in possession of goods. अगर उसको लीन यूज करना है तो possession में होना चाहिए। Seller should have parted with the possession. Possession should be with a courier or buyer has not acquired the possession. क्या लिखा है? ट्रांजिट कब कब यूज कर सकते हो? या तो possession को आपने पार्ट कर दिया हो, या तो possession किसके पास हो? करियर वाले के पास हो, या बायर ने अभी तक possession ना लिया हो, तब आप यूज क्या कर सकते हो? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। हाँ, क्योंकि दो कंडीशन और थी, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज तो ओनली एंड ओनली यूज किया जाएगा जब बायर हो जाएगा इंसॉल्वेंट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिन व्हेन राइट ऑफ लीन, अरे करेक्ट बात है, राइट ऑफ लीन जब खत्म होगा तब राइट ऑफ स्टॉपेज चालू होगा। द एंड ऑफ राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज। चलेगा? राइट ऑफ लीन कम्स टू एन एंड एज सून एज गुड्स गो आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ सेलर। जैसे ही पोजेशन से बाहर गए, राइट ऑफ लीन आ जाएगा एंड पर। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड जब गुड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे बायर को, मतलब जब ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। Sometime it is said that right of stoppage the goods in transit is nothing but extension of right of lien. Right of lien को ही extend कर दिया गया, तो एक right बना जिसका नाम हुआ। बोलो, क्या बात समझ में आती है साहब? पक्का? बोलो पक्का? बोलो साहब, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट? तो आगे की बातें होंगी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।